आइए प्रश्न है कि निम्नलिखित संचयी बारंबारता सारणी का माध्य निकालें। देखिए, तो ये जो प्राप्तांक दिया हुआ है ये आपका वर्ग अंतराल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, 20 से नीचे। तो 20 से नीचे तो अगला देखिए कितना का है, 40 से नीचे। इसका मतलब दोनों में कितना, 20 का अंतर है। तो 20 से नीचे मतलब 20 कम कर दीजिए, तो 0 से 20 हो जाएगा। फिर ये 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ये आपका क्या बन जाएगा, वर्ग अंतराल बन जाएगा। तो एक तो वर्ग अंतराल चाहिए आपको, और ये आपको संचयी बारंबारता दिया हुआ है। कैसे जानेंगे संचयी बारंबारता ही है? तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में रहे तो ये संचयी बारंबारता हो जाता है। तो यहाँ पर ये बढ़ते ही क्रम में है, ठीक है। तो ये आपका संचयी बारंबारता होता है, जिनको हम लोग CF से लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है आपको। अब आपको चाहिए क्या, सब माध्य निकालने के लिए माध्य निकालने का सूत्र हो जाता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। तो यहाँ पर f चाहिए और x चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले f निकालना होगा, फिर जाकर के आपको x निकालना होगा, और तब f और x को गुना कर देना है, ठीक है। इतना चीज चाहिए आपको। तो ये आपको मालूम है, यहां से पता कर लीजिए, 0 से 20 हो जाएगा, 20 से 40 होगा, 40 से 60 हो जाएगा, 60 से 80 हो जाएगा, 80 से 100 हो जाएगा, 100 से नीचे तक का है, ठीक है। ये आपको मालूम है 10, 30, 35, 40, 45। अब इनसे आप बारंबारता निकाल लीजिए। कैसे निकलता है बारंबारता? संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने के लिए पहला जो संख्या उसको ही लिख देना है, अगला से घटाते चलना है। तो 30 में से 10 घटाइए, 20 हो जाएगा। 35 में 30 घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। 40 में से 35 घटा दीजिए, फिर 5 ही होगा। और 45 में से 40 घटा दीजिए, 5 हो गया, ठीक है। अब x आपको x का मतलब होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकलते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो 0 और 20 को जोड़िए, कितना हुआ, 20 हुआ। 20 का आधा कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। इनको भी जोड़िए, 40, 20, 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 60 और 40 को जोड़िए, 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 80 और 60 को जोड़िए। ऐसे भी आप देख सकते हैं, कितना कितना बढ़ रहा है उतना ही बढ़ा दीजिए। 10 के बाद कितना होगा, 10, 20, 30, 30, 20, 50, 50 और 20 कितना होगा, 70, और 70, 20 कितना हो जाता है, 90। आप जोड़ के देख सकते हैं, 100 और 80 को जोड़िए, 180 का आधा 90 हो जाता है। अब इतना निकालने के बाद, ठीक है, अब आपको f इंटू एक्स करना है। तो f आपका यहाँ है, x यहाँ गुना कीजिए दोनों को। 10 गुना 10 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 और 30 को गुना कीजिए, 600 हो जाएगा। फिर 50 और 5 को गुना कीजिए, 250 हो जाएगा। 70 गुना 5 कीजिए, 350 हो जाएगा। 90 गुना 5 कीजिए, 450 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया fx, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। तो fx का कुल योग कीजिए, सिग्मा fx मतलब fx को जोड़िए। तो जोड़िए कितना होता है, तो 0 हो जाएगा। 5, 5, 10, 5, 15, 5 हाथ में 1 रहा, 4 और 1 हाथ में था, 4, 1, 5 हुआ, 5, 3, 8, 2, 10, 6, 16, 1, 17। तो 1750, 1750 हो गया। अब यहाँ पर सिग्मा f चाहिए, मतलब f को भी आपको जोड़ना होगा। सिग्मा f इसको जोड़िए, 5, 5, 10, ऐसे ये 45 हो जाएगा। संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद होता है वही कुल योग होता है, जोड़ लीजिए। 20, 10, 30, 5, 35, 5, 40, 5, 45 हो जाता है, ठीक है। अब आपको माध्य निकालना है। इसके माध्य बराबर सूत्र हो जाता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f।
तो सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका, सिग्मा एफ एक्स 1750 है, बट्टा सिग्मा एफ कितना है 45 है। ठीक है, अब ये कट रहा है, काटिए, 5 से कटेगा, ये 5 नामा 45, 5 से काटिए, 5 तिया 15 17 है, 5 तिया 15 बचा 2 पर 5 बचे 25 जीरो, तो कितना हो जाएगा 350 बट्टे 9। और काटिए इसको, तो कितना हो जाएगा, काटिएगा तो 9 तिया 27 बचा कितना 27 दिन 8, 8 पर जीरो बचा 80 हो गया, तो 9 8 है 72 बचा 8 पर फिर जीरो होगा, तो 9 8 है 72, लगभग इतना ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो, दो पासे को फेंकने का तरीका कैसा हो सकता है, तो दो पासे को एक बार फेंकने का कुल तरीका क्या होगा, कुल तरीका हो जाएगा, पासा में 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 जितना पासा उतना पावर दे दीजिए, इसका मतलब 36। ठीक है, कुल तरीका 36वां। अब कहता है कि एक ही संख्या आने की, देखिए एक ही संख्या आने का तरीका क्या सब होगा, तो एक ही संख्या आने का तरीका, अगर इसको ए मान लेते हैं या ई मान लेते हैं, कुछ भी ई ही मान लेते हैं, क्या हो सकता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बस इतना ही आ सकता है। तो आपका ये टोटल नंबर, टोटल संख्या कितना हुआ, एन ई, इसको कर दीजिए, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 हो सकते हैं। और ये टोटल तरीकों को हम लोग एन एस लिख देते हैं, एन एस लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको प्रायिकता निकालना है, यही कि एक ही संख्या आने की प्रायिकता, इसलिए पीई मांग रहा है, मतलब इसको ई से लिखे हम लोग, तो पीई बराबर हो जाएगा एन ई बट्टे एन एस, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल का मतलब जिसकी प्रायिकता मांग रहा है, ये अनुकूल परिणामों की संख्या, और कुल तरीका जो है इनके परिणामों की संख्या एन एस होगी, तो कितना हो जाता है, तो ये हमको पता है 6, और ये टोटल 36 काट दिए, 6 का 6 36, 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और बारंबारता दिया है 4, x 21, 15, y 5, और इस सब का बारंबारताओं का कुल योग दिया हुआ है 60। चलिए, यहाँ पर माध्यक दिया हुआ, इसलिए आपको माध्यक ही निकालना है, माध्यक ही निकालने के क्रम में आपका x और y निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल कितना है वो लिखिए, ये वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता लिख लीजिए, तो वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, और 50 से 60 है। ठीक है, बारंबारता दिया हुआ है, 4 दिया है, x दिया है, 21 दिया है, 15 दिया है, y दिया है, 5 दिया है।
ठीक है, इस तरह से इसको लिख लीजिए। यहां पर इसका योग दिया हुआ है, यानी इनका कुल योग दिया हुआ है 60। ठीक है, आपको माध्यक निकालना है, तो माध्यक के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। यह आपका बारंबारता f है, आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता, जिनको हम लोग CF से लिखते हैं, ये निकालना होता है। तो इसको निकालना कैसे, बारंबारता से निकलेगा। देखिए पहला जो बारंबारता, पहला अंक जो है वही उतार देना है, इसके बाद इसमें इसको अगला वाले को ऐड करते चलना है। संचयी बारंबारता में इसको ऐड करते हैं, 4 + x कीजिएगा तो 4 + x हो जाएगा। फिर 4 + x में 21 जोड़ना है, तो 21 4 कितना हो जाएगा, 25 + x हो जाएगा। फिर 25 में आपको 15 जोड़ना है, कितना होगा, 25 15 40 + x हो जाएगा। अब यहाँ y आ गया, तो 40 + x + y हो गया। अगला 40 में 5 जोड़िएगा तो 45 + x + y हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज समझना क्या है कि बारंबारताओं का जो कुल योग होता है और संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब ये पूरा मान इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग n से लिखते हैं, तो n बराबर आपका हो जाएगा 45 + x + y हो जाएगा। ठीक है, n आपको पता है 60, तो 60 बराबर 45 + x + y। 45 को इधर लेते आइए, तो 60 में से 45 यह क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा x + y। तो इसलिए आपके पास x + y बराबर एक समीकरण बन गया। 60 में 45 घटा दीजिए, 15, ये आपका एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अब माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग ढूंढना है। तो माध्यक वर्ग कैसे ढूंढेंगे, तो माध्यक वर्ग ढूंढिए कौन सा है। देखिए माध्यक वर्ग ढूंढने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये माध्यक को देख लीजिए कितना है, 28.5। तो 28.5 देखना है कि इसमें किस वर्ग अंतराल में आ जाएगा। तो 28.5 आपका किस में आ रहा है, ये 20 और 30 के बीच में कहीं आ जाएगा, 20 और 30 में आएगा कहीं, तो यही आपका वर्ग अंतराल हो जाता है, माध्यक वर्ग हो जाता है। यही वर्ग अंतराल जो है आपका माध्यक वर्ग हो जाता है। तो माध्यक वर्ग आपका कितना हो जाता है, 20 से 30 हो जाता है। क्यों होता है, चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है माध्यक m बराबर 28.5, माध्यक को m से लिखते हैं, इसीलिए ये हुआ। ठीक है, अब जब माध्यक वर्ग पता हो जाए, इसी का जो बारंबारता होता है वही आपका क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, ये f हो जाता है। ठीक है, और माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले संचयी बारंबारता आपका c हो जाता है। बहुत से लोग इसको CF भी लिखते हैं, ये c हो जाता है। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र क्या हो जाता है कि माध्यक का सूत्र हो जाता है L + n/2 - c f × h। ठीक है, अब आपको इसमें सब कुछ ढूंढना है। तो L कितना हो जाएगा, तो L आपका माध्यक वर्ग का, ये माध्यक वर्ग का निम्न सीमा हो जाता है। कब, जब अगले वाले वर्ग का उच्च सीमा बराबर हो तब। तो इसका मतलब यहां पर L आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, निम्न सीमा। इसके अलावा n/2, n आपके पास पता है 60, तो 60/2 कर दीजिए, n/2 आपका 30 निकल जाता है। f आपको यहां पता हो गया है, f आपका 21 हो गया। c आपका पता हो चुका है, c 4 + x है। h चाहिए, तो h कितना हो जाएगा, देख लीजिए। h का मतलब होता है वर्ग विस्तार, तो वर्ग का विस्तार, तो वर्ग अंतराल कितना बढ़ रहा है, तो सब में कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, तो h आपका हो जाएगा 10। और m पता है आपको 28.5। अब इस सूत्र पे आपको रख देना है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या लिखिएगा,
28.5 लिख दीजिए बराबर एल कितना है 20 प्लस n/2 कितना निकला है 30 माइनस सी है, सी आपके पास कितना है 4 प्लस एक्स है बटे एफ है, एफ कितना है तो एफ आपके पास 21 है और गुना करना है कितना एच, एच मतलब 10 से। अभी 20 को इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा 28.5 माइनस इधर आएगा तो माइनस 20, इधर क्या बचा इधर आपका 30 हो जाएगा माइनस 4 और माइनस एक्स बटे 21 होगा गुना 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 में से 28 साढ़े 28 हुआ यानी 28.5 में से 20 घटा दीजिए तो 8.5 हो जाता है। यहां पर 30 में 4 घटेगा तो 26 माइनस एक्स बटे 21 और गुना कितना हो जाता है 10 हो जाता है। अब यहां 10 से इसको गुना कर दीजिए तो 8.5 बराबर कितना हो जाएगा 10 से गुना कीजिएगा तो 260 हो जाता है। अब माइनस 10x हो जाएगा, बट्टा में कितना है 21 है। अब यहां से आपको क्रॉस द मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहां से क्रॉस का मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो यही होगा 260 माइनस 10x और बराबर 21 से गुना कीजिए इसको तो 21 से आप 85 को गुना कर लीजिए, 85 गुना 21 कीजिए तो 5 होगा 8 होगा और यहाँ कितना होगा 5 2 10 के 0 हाथ मेरा 1 8 2 16 1 17 तो कितना हो जाता है 5 8 7 1 इतना हो जाता है, दशमलव एक अंक में देना है तो यहाँ हो जाएगा यानी 178.5 हो जाता है। ठीक है, 178.5। तो अब हम इनको मिटा दें तो आगे जगह नहीं है तो यहाँ हम लोग तो कितना हो जाता है। अब क्या करना है, इसको इधर लेते आते हैं इसको उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 260 और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 178.5 और बराबर कितना हो जाएगा उधर जाएगा तो 10x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 260 में से 178.5 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, घटा के देखिए 260 दशमलव के बाद कुछ नहीं है जीरो डाल दीजिए 178.5 घटाइए 10 में से 5 घटाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 9 9 में से 8 घटेगा 1 और यहाँ कितना 5 15 में से 7 घटेगा 8 और 1 में यानी आपका हो जाता है 81.5 बराबर कितना आया 10x आया। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या निकल जाएगा 81.5 बटे 10 तो 1 0 1 अंक दशमलव इधर और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 8.15 तो x का मान आपका यही निकला 8.15। x का मान निकल गया। अब आपको y का मान निकालना है तो समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख दीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था x प्लस वाई बराबर था 15। ठीक, अब x के जगह पे आपको ये लिखना है इसलिए क्या हो जाएगा 8.15 प्लस वाई बराबर कितना 15। अब इसको उधर ले जाके घटाइए तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 घटा 8.15। अब इसको आप घटाइए 15 में से 8.15 को घटाइए तो 15 दशमलव कुछ नहीं है तो 0 0 डाल दीजिए, घटाना है 8.15 घटाइए 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, 9 में से 1 घटेगा 8 हो जाएगा, इधर बचा कितना इधर बच गया 14 14 में से 8 घटेगा 6 तो क्या निकल जाता है
इसलिए y का मान आपका क्या निकल गया 6.85, यही आपका y का मान निकल गया। तो अतः x बराबर 8.15 और y बराबर 6.85, यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि साइन 42 डिग्री का मान P दिया हुआ है, तो साइन 48 डिग्री का मान निकालने का था। देखिए कि साइन 42 का मान, साइन 42 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ये लिख सकते हैं ऐसा इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 42 डिग्री बराबर कितना हुआ, cos घटाइए cos 48 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 42 डिग्री का मान और cos 48 डिग्री का मान क्या हुआ, बराबर हुआ। तो साइन 42 का मान क्या है, P है, हमको पता। तो इसलिए cos 48 डिग्री का मान भी क्या होगा, P हो गया। साइन 42 का मान P है तो cos 48 का भी मान P होगा, क्योंकि साइन 42 बराबर है cos 48 का। अब आपको निकालना है साइन 48 में, तो साइन 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर 48 डिग्री। साइन थीटा बराबर होता है ना 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही हुआ। थीटा 48 है तो 48 लिख दिया। अब क्या हुआ 1 माइनस कॉस 48 का मान क्या है P, 1 माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न है कि त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेमी है। XP बट्टे PY बराबर XQ बट्टे QZ बराबर 3 है, तो चतुर्भुज YZPQ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इसके लिए हम लोगों को एक त्रिभुज बनाना होगा XYZ, त्रिभुज बना दिए। अब कहता XP, कहने का मतलब P यहां होगा, Q आपका यहां होगा। कहा है कि चतुर्भुज YZPQ, मतलब ये वाला जो चतुर्भुज देख रहे हैं इसी का क्षेत्रफल मांग रहा है, ठीक है। तो देखिए दिया क्या है, पहले वो लिख लीजिए। दिया है त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 32 cm स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा आपको दिया है XP बटे PY बराबर XQ बटे QZ बराबर दिया है 3। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया है कि XP बटे PY बराबर XQ बटे QZ, मतलब दोनों का अनुपात समान है, दोनों 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों भुजाएं अनुपात में ये है, तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समांतर हो जाएगा YZ का, ठीक है। जब ये दोनों समांतर हो जाएगा तो यहां देखना ये है कि हम लोगों को ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज यानी XYZ और XPQ ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो समरूप करके हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज ले लीजिए XPQ, त्रिभुज XPQ तथा त्रिभुज XYZ में। तो बड़ा में भी x आ है, छोटा में भी x आ है। कोण x बराबर कोण x उभयनिष्ठ है दोनों के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है, तो ये संगत कोण से बराबर हो जाएगा। तो XPQ
कोण एक्स पी क्यू बराबर हो जाएगा कोण एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड संगत कोण से, संगत कोण। इसलिए त्रिभुज क्या हुआ, त्रिभुज एक्स पी क्यू समरूप हो जाता है त्रिभुज एक्स वाई जेड। किससे हुआ, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, जब समरूप हो जाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होगा वो भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा के वर्ग के अनुपात हो जाएगा। तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और पूरा का भुजा ये हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स पी का स्क्वायर बटे एक्स वाई का स्क्वायर। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यहां पर लिखना है त्रिभुज एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बराबर भुजा। देखिए एक्स पी कितना पता है, यहां पर एक्स पी कितना पता है, 3 पता है, कारण एक्स पी बटे एक्स पी, और यहां पर देखिए एक्स पी बटे पी वाई, एक्स पी बटे पी वाई, इसका मतलब ये भी 3 है और ये भी 3 है। नहीं 3 नहीं है, इसके नीचे 1 है, सॉरी 1 है। तो क्या हो जाएगा कि एक्स पी आपका 3 हुआ और ये आपका कितना हुआ, 1 हुआ, पी वाई 1 हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर लिखिए एक्स पी कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहां देख लीजिए आप, तो त्रिभुज एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल, एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, तो 9 बटे 16 हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि पूरा का क्षेत्रफल हमको मालूम है। अगर पूरा का क्षेत्रफल भी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये बच जाता है मेरा, तो इसलिए हम लोग को इसका निकालना है। तो क्रॉस द मल्टीप्लीकेशन में ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर होगा 9 बटे 16 गुना त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 9 बटे 16 गुना त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल आपको पता है, त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 32 पता है, तो गुना क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 16 से काट दीजिए, 16 दूनी 32, तो इसलिए त्रिभुज एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है 9 गुना 2 18 cm स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इसलिए चतुर्भुज वाई जेड क्यू पी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज
एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल। तो ये पूरा हमको पता है, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है 32, एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल पूरा 32 पता है, तो 32 हो जाएगा। और ये जो एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल है वो अभी हम लोग निकाले हैं, एक्स पी क्यू का क्षेत्रफल 18 निकाले हैं, तो 32 घटा 18 हो जाएगा। तो अब 32 में से 18 को घटाइए, कितना हो जाएगा 14 cm स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न है कि बिंदु Q जिनका निर्देशांक 0 1 है, बिंदुओं P जिनका निर्देशांक 5 - 3 है, R x 6 है, से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बिंदु हम लोग Q ले लेते हैं, कहीं पे मान लेते हैं Q यहाँ है, इसका निर्देशांक आपको पता है 0 1। अब यहाँ से दो बिंदु समदूरस्थ है P और R, तो चलिए यहाँ P ले लेते हैं, यहाँ R ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे ये दोनों बिंदु है, ठीक है। तो ये एक को P ले लेते हैं, एक को R ले लेते हैं, ठीक है। P का निर्देशांक है 5 - 3 और R का निर्देशांक है x 6। समदूरस्थ का मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ठीक है। तो देखिए आपको जो दिया हुआ है पहले लिख लीजिए, सबका निर्देशांक दिया है Q का निर्देशांक दिया है 0 1। फिर P का निर्देशांक दिया है, P का निर्देशांक है 5 - 3। R का निर्देशांक है x 6। अब यहाँ प्रश्न कहता है, प्रश्न से कि ये दूरी समदूरस्थ है, यानी QP और QR बराबर है, QP बराबर QR, ठीक है। यहाँ दूरी सूत्र लगा देंगे। देखिए जब ऐसे बराबर है तो स्क्वायर में भी बराबर हो जाएगा, QP का स्क्वायर बराबर होगा QR का स्क्वायर, ठीक है। जब ऐसे बराबर है तो स्क्वायर में भी बराबर होगा। अब दूरी सूत्र से QP निकालिए। QP कैसे निकालते हैं दूरी सूत्र से, तो पहला में पहला को घटा दीजिए, दूसरा में दूसरा को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 हो जाएगा, 1 - -3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। रूट नहीं देना है क्योंकि हम लोग स्क्वायर पहले ही दे दिए, स्क्वायर रूट के बदले ही स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर रूट देने की जरूरत नहीं है। अब फिर यहाँ चलिए 0 में से x को घटाइए, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 6 को घटा दीजिए, 1 - 6 का होल स्क्वायर। रूट होता है दूरी सूत्र में, रूट नहीं देना है क्योंकि हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 में से 5 घटाइएगा तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 - +3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 में से x को घटाइएगा तो -x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 में से 6 घटाइए -5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर के इधर और उधर सेम चीज अगर सेम चिन्ह में हो तो कट जाता है, -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये दोनों यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। क्या बच जाता है आपके पास, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पर x स्क्वायर हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ऐसे भी x का मान यहाँ 4 निकल चुका है, 16 बराबर क्या होगा x स्क्वायर। इसलिए x बराबर क्या होगा 16 का स्क्वायर के बदले रूट दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4, यही आपका क्या हो जाता है x का वैल्यू। अतः x बराबर प्लस माइनस 4, यही आंसर हो जाएगा। एक सवाल है कि सिद्ध करें वृत्त के किसी बिंदु पर होगा, किसी बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए देखिए, एक ये थ्योरम है, एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं। ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त से कहता है एक स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा इसको हम लोग बना दिए। कहता स्पर्श बिंदु, मान लेते ये स्पर्श बिंदु है, ये P है, इस रेखा का नाम AB रख देते हैं। यहां से जाने वाली त्रिज्या, कहता स्पर्श बिंदु से जाने वाली, यहां से जो त्रिज्या गया, ये त्रिज्या ये लंब होती है, यही सिद्ध करना है, ठीक है, ये लंब होती है। तो क्या करना है, तो क्या दिया है पहले वो लिख लीजिए। दिया गया में क्या लिखेंगे कि वृत्त को ऐसे हम लोग COR से लिखते हैं, तो माना वृत्त COR में AB एक स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर क्या कर रहा है, वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। पहला चरण में हम लोगों को लिखना है दिया गया है, लिख लीजिए यही बात, दिया गया है। क्या दिया गया है, माना वृत्त COR, त्रिज्या R, केंद्र O वाले वृत्त को ऐसे ही लिखा जाता है, में AB स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करता है, बिंदु P पर स्पर्श करता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हम लोग को क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो लिख लीजिए। सिद्ध करना है ये जो OP है वो लंब है AB पर, OP लंब AB, ये सिद्ध करना है। चलिए एक रचना की जरूरत है, एक रचना कर लेते हैं हम लोग। AB पर P के अलावे कोई एक और बिंदु ले लीजिए AB पर, तो यही ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका नाम Q रख दीजिए, और इसको यहां से केंद्र से होकर मिला दीजिए, यहां जो काट रहा है उसको M कर देते हैं। तो क्या किया रचना में, AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया तथा Q को O से मिलाया जो वृत्त को M बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तो वही लिखेंगे, तो लिखेंगे AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया तथा Q से O को मिलाया जो वृत्त को बिंदु M पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, एक ही बात है। क्या किया हम लोग, AB पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया, Q से O को मिलाया जो वृत्त को बिंदु M पर काटती है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आखिरी चरण में प्रमाण में चले आएंगे। प्रमाण में ध्यान से समझिए, यहां पर क्या करना है आपको, ये O से M क्या है, OM क्या है, त्रिज्या है, OP भी तो त्रिज्या है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है कि नहीं है। तो देखिए इसको सिद्ध करने में करना क्या है कि AB पर केंद्र से जो सबसे निकट बिंदु होगा O से AB पर जिनकी दूरी सबसे कम होगा वही लंब हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये साबित कर देना है कि OP जो है वो छोटा होगा OQ से। OQ अगर बड़ा साबित हो जाता, OP छोटा साबित हो जाता है, तो बाह्य बिंदु से किसी भी रेखा पर जो सबसे छोटी रेखा होता है वही लंब हो जाता है, ठीक है। तो यही हम लोगों को साबित करना था। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि
ओ पी बराबर होगा ओ एम का। क्यों होगा? त्रिज्या से। ठीक है, तो इसलिए ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू बराबर क्या होगा? ओ एम प्लस, ओ क्यू लिखना है तो ओ एम प्लस एम क्यू, एम क्यू। अब ओ एम किसके बराबर है? ओ पी के बराबर। तो हम लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस एम क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्यू जो है वो ओ पी में कुछ जोड़ रहे हैं तब इसके बराबर, यानी ओ क्यू ओ पी में कुछ और जोड़ने के बाद इसके बराबर हो रहा है। इसका मतलब ओ पी क्या हुआ? छोटा हुआ, तभी इसमें कुछ ऐड किया गया है तब इसके बराबर दिख रहा है। इसका मतलब ओ पी क्या हुआ? छोटा हुआ। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए ओ क्यू जो होगा वो बड़ा हो जाएगा ओ पी से, यानी ओ पी छोटा हो गया ओ क्यू से। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओ से ए बी पर सबसे निकट बिंदु कौन हुआ? पी हुआ। तो लिखेंगे चूंकि केंद्र ओ से ए बी पर सबसे निकटतम बिंदु P है, और जो सबसे निकटतम होता है बाह्य बिंदु से वही लंब हो जाता है। इसलिए OP लंब हो गया AB। यही हम लोगों को साबित करना था, प्रूफ हो जाता है। आइए सवाल है प्रायिकता से। कहता है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो? तो देखिए, प्रायिकता जब भी निकालना हो तो अनुकूल बट्टे कुल हो जाता है। तो आप पहले लिख लीजिए थैले में क्या सब कितना कौन सी गेंद है। थैले में लाल गेंदों की संख्या कितना है? लाल गेंदों की संख्या 5 है, नहीं सॉरी 3 है। लाल गेंदों की संख्या 3 है, लाल गेंद 3 है। लाल गेंदों की संख्या 3, काली गेंदों की संख्या है, काली गेंदों की संख्या 5 है। इसलिए कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा? कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 अर्थात 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि प्रायिकता निकालना है लाल गेंद का, P लाल गेंद। इसका मतलब हुआ कि लाल गेंद की प्रायिकता, तो क्या हो जाता है? अनुकूल बट्टे कुल। तो लाल गेंद की जो संख्या है वो अनुकूल हुआ, तो अनुकूल कितना है? 3, कुल कितना है? 8। यही आपका आंसर हो जाता है लाल गेंदों का। ठीक है, अब दूसरा नंबर में कहता है लाल नहीं होने की, लाल P लाल गेंद नहीं हो, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब किसी का उसी का नेगेटिव लाल का दिया है, लाल का नेगेटिव मांग रहा है तो 1 में घटा दीजिए, 1 - P लाल नहीं निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 - ये हमको पता है 3/8, नीचा 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 8 हो जाएगा। 8 - 3 5/8। ये आपका दूसरा आंसर हो जाता है। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, लाल नहीं तो इसका मतलब लाल नहीं तो कौन? काली। काली कितना है? 5, अनुकूल 5 हुआ, कुल 8 हुआ, तो 5/8 ऐसे भी निकल जाएगा, ये भी निकल